हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास लेसन नंबर 6 क्लास 11 का नेक्स्ट पार्ट जो अपना स्टार्ट होने जा रहा है। उस नेक्स्ट पार्ट में आज हमारे पास टॉपिक जो है यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम और इससे संबंधित इसके अनुप्रयोग। स्टूडेंट्स, जनरल एग्जाम की दृष्टि से, नॉर्मल जो लोकल एग्जाम है उस दृष्टि से ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा। स्टूडेंट्स, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, हमारे पास ये टॉपिक आज हमारी इस वीडियो में होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, यांत्रिक ऊर्जा आपके पास जो कि इंग्लिश में अपन बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, दैट मीन्स किसी वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। हम ये कहें कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। हम परिभाषा में इसको लिखें तो हम ये कहेंगे वस्तु की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा का योग, गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अर्थात अपन लिख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को ई से लिखा जा सकता है टोटल एनर्जी, जिसको अपन कहते हैं K प्लस यू। के आपके पास होती है गतिज ऊर्जा और यू आपके पास होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के आधार पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम बना हुआ है, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, अर्थात कुल ऊर्जा सदैव नियत बनी रहती है। इस आधार पर अपन कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत बना रहता है। आप कह सकते हैं, यदि हम ये कहें यदि वस्तु की प्रारंभिक गतिज व स्थितिज ऊर्जा K1 व U1 तथा अंतिम गतिज ऊर्जा K2 व U2 गतिज व स्थितिज ऊर्जा, स्टूडेंट्स गतिज व स्थितिज ऊर्जा K2 व U2 हो तो हम कहेंगे प्रारंभिक कुल ऊर्जा बराबर होगी अंतिम कुल ऊर्जा, अर्थात K1 प्लस U1 बराबर होगा K2 प्लस U2 बराबर होगा कांस्टेंट या नियत। यह आपके पास यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी लॉजिक है, कोई विशेष बात नहीं है यहाँ पर कि
जनरली यांत्रिक ऊर्जा को कुल ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं। कुछ उदाहरण अपने पास होंगे जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हमने ये कहा है आपको कि किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा क्या है। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा बनती है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को प्रदर्शित करती है। देखो, यांत्रिक ऊर्जा में हमारे दिमाग में बात आती है कि यह दो ऊर्जा को ही क्यों शामिल किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम ऊर्जाओं के बारे में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भी है, हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया भी है कि ऊर्जा के कई रूप अपने पास थे। नाभिकीय ऊर्जा, परमाणुकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और भी अपने पास था, परमाणुकीय ऊर्जा अपने पास थी, रासायनिक ऊर्जा अपने पास थी। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स, यदि हम ऊर्जा के जो कण होते हैं, कण मतलब पार्टिकल के जो भाग हमारे पास होते हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण दो प्रकार की ऊर्जा अपने पास बनती है, जिनको हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में पढ़ते हैं। तो यदि कोई वस्तु इस प्रकार से है कि वो वस्तु स्थिति में भी आती है, मतलब स्थिर भी बनती है और गतिमान भी रहती है, तो ऐसी वस्तु की कुल ऊर्जा क्या बनेगी? ऐसी वस्तु की जो कुल ऊर्जा बनेगी वह उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर बनती है। तो इस आधार पर हमने ये प्राप्त किया कि कुल ऊर्जा मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। हमने कहा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का मतलब है कि यदि आपके पास भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए आप वस्तु की कुल ऊर्जा का अध्ययन करते हो, तो आप देखते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक स्थिति पर वस्तु की कुल ऊर्जा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। इसको अभी हम आगे हमारे पास जो उदाहरण है उसमें हम सिद्ध भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम हमारी इस वीडियो को फिर आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्टूडेंट्स, चलिए, हमने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो कि आपके पास है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी। क्या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का जो नियम बोलता है सही बोलता है या असत्य है, हम इसकी जानकारी अब आगे प्राप्त करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हमने ये माना हमारे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m द्रव्यमान है। यह m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसको हमने स्थिति A पर रखा है, स्थिति A, ठीक है। यह आपके पास है A स्थिति पर है। ये आपके पास है पृथ्वी सतह। हमने ये कहा पृथ्वी सतह से इस वस्तु की जो ऊंचाई है वह कुल ऊंचाई है कैपिटल H, ठीक है स्टूडेंट्स। हम यहां पर तीन स्थितियों की कल्पना करेंगे। एक तो स्थिति A, दूसरी अपने पास होगी स्थिति B, जहां हमारे पास वस्तु इस बिंदु पर आती है, मध्य की कोई स्थिति की हमने यहां पर कल्पना करी है, और तीसरी या अंतिम स्थिति जो अपने पास बनेगी वो अपने पास है स्थिति C, स्थिति C, ओके। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हमने कहा कि वस्तु पृथ्वी सतह से कैपिटल H ऊंचाई पर स्थित है। दोबारा सुनिए ध्यान से। हमने कहा एक वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है पृथ्वी सतह से कैपिटल H ऊंचाई पर स्थिर अवस्था में है अर्थात विराम अवस्था में है। तो यहां इस वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी? अब आपको ध्यान रखना है, कुल ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। चलिए सबसे पहले हम स्थिति A का अध्ययन करेंगे। स्थिति A पर वस्तु की कुल ऊर्जा क्या बनेगी? स्थिति A, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हमने कहा कुल ऊर्जा, नियम के अनुसार कुल ऊर्जा को हमने परिभाषा के आधार पर लिख दिया, E A बराबर होगा K प्लस U। अब हम यहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान हम यहां पर ज्ञात करेंगे। देखिए यहां पर वस्तु विराम अवस्था में है, स्थिर है, मतलब कि इसका वेग आपके पास कितना बना हुआ है? 0, ठीक है।
तो हमें मिलेगा यहां जो भी ऊर्जा बनेगी हाफ एम वी ए स्क्वायर, ये तो हो गई गतिज ऊर्जा, प्लस स्थितिज ऊर्जा अपने पास होती है एम जी एच। एच इस वजह से लिखा क्योंकि पृथ्वी सतह से इस वस्तु की जो ऊंचाई है वो कुल ऊंचाई है एच के रूप में। अब चूंकि हमने कहा वी ए बराबर कितना 0, अतः आपके पास बनेगा ई ए बराबर होगा एम जी एच। ये आपके पास आती है वस्तु की बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा, जिसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने कहा ये वस्तु नीचे गिरती है, बिंदु बी पर पहुंचती है, ठीक है ना। माना प्रारंभिक स्थिति से ये स्थिति, ये दूरी आपके पास हो जाती है स्मॉल एच, तो ये शेष दूरी कितनी बनेगी अपने पास? कुल दूरी में से इस दूरी को आप घटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ध्यान रखिएगा स्मॉल h माइनस कैपिटल H नहीं लिखना है आपको, क्योंकि बड़ी दूरी कैपिटल H है, उसमें से छोटी दूरी को आपको घटाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं स्थिति बी की। स्थिति बी पर हम कुल ऊर्जा निकालेंगे, तो स्थिति बी ये लीजिए, यहां पर भी अपने वही बात करी कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा अपने पास क्या होगी? कुल ऊर्जा अपन ने इसको नाम दे दिया ईबी, बराबर होगा के प्लस यू। फॉर्मूले के आधार पर ईबी बराबर के का मान रखा हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी, ऊंचाई अपने पास हो जाती है h माइनस स्मॉल h। ठीक है, वीबी का मान अपने को यहां पर निकालना है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, गति की अपने पास समीकरण है थर्ड समीकरण, गति की थर्ड समीकरण से अपने को मिलेगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh या 2as होता है, तो 2g की जगह a की जगह लिखा हमने g, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में वस्तु गतिमान है इसलिए g लिखा जा रहा है। s मतलब कि विस्थापन, वस्तु ने विस्थापित दूरी तय करी है h के रूप में, लेकिन यहां u का मान कितना लिखोगे? u की जगह va प्रारंभिक वेग के रूप में होगा, जो हम लिखेंगे u बराबर कितना 0। तो vb स्क्वायर आपको कितना मिलेगा? vb बराबर हो जाता है 2gh, अतः अपने पास आएगा eb बराबर होगा 1/2 मान रखा m इंटू vb स्क्वायर का मान रखा 2gh प्लस mg, मैं इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहा हूं mg स्मॉल h। ठीक है, देखिए 2 से 2 बच जाएगा, mgh प्लस का ये माइनस था, तो अपने पास स्टूडेंट्स बचता है क्या? eb बराबर होगा कितना? mg और कैपिटल H। ये अपने पास बिंदु B पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि समीकरण नंबर 2 आपको प्राप्त है। अब इसी प्रकार से हम स्थिति C पर वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी उसको हम ज्ञात करेंगे। चलिए हम लेते हैं अब इसी प्रकार से स्थिति C पर। स्थिति C पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हम क्या बनाते हैं, ध्यान देंगे आप। यहां पर भी हमने वही बात कही, कुल ऊर्जा आपके पास कितनी होगी? EC बराबर K प्लस U, तो EC बराबर हो जाता है हाफ एम VC स्क्वायर प्लस mg। अब देखिए ये वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, जब यहां आ जाती है तो कुल ऊर्जा ये कन्वर्ट होती है, h का मान घटा यहां आया, अब यहां से यहां आ गया, तो कैपिटल H की वैल्यू आपके पास क्या हो गई? 0 के रूप में, तो हमने यहां लिख दिया 0। ठीक है, अब अपने को मान निकालना है BC का। वही पॉइंट आपके पास है कि चूंकि गति की आपके पास समीकरण है थर्ड समीकरण से
क्या कहेंगे आप, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g और h आपके पास होगा, क्योंकि कुल डिस्टेंस के रूप में वस्तु ट्रेवल करती आ रही है, कहां से भाई, यहां से आई यहां तक, अब यहां आ गई तो कुल ऊंचाई इसके द्वारा कितनी विस्थापित हुई, कैपिटल H के रूप में। तो आपके पास यहां तो u बराबर 0 है, तो आपको मिलेगा v स्क्वायर बराबर 2gh। अतः अपने पास आएगा EC बराबर हो जाएगा 1/2 m इंटू 2gh। तो EC बराबर कितना हो जाएगा, m g और कैपिटल H। आपके पास आती है समीकरण नंबर 3। इस तरह से अपने पास समीकरण नंबर 1, 2 और 3 तीनों समीकरण में हम देखते हैं कि यहां ऊर्जा बनती है mgh, यहां भी ऊर्जा mgh और यहां भी ऊर्जा mgh। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक वस्तु को आपने पृथ्वी सतह से नीचे गिराया तो प्रत्येक बिंदु पर उस वस्तु की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। आप कोई सा भी बिंदु ले लो, यहां 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 यहां, कहीं पर भी आप इस बिंदु की ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हो, इस वस्तु की ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, कुल ऊर्जा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा बराबर होगी mg कैपिटल H। कैपिटल H वह ऊंचाई है जहां पर से आपने वस्तु को गिराया है, ठीक है ना, जहां से आपने वस्तु को गिराया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि एक 5 किलोग्राम की वस्तु है, मैं 50 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराता हूं, तो बताइए पृथ्वी सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी। अब आप ये नहीं समझे कि सर यार 10 को लेंगे H के रूप में, नहीं, आपको H क्या लेना है, 50 ही लेकर सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको लिखिए, फिर मैं इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने वाला हूं, जल्दी से इसको लिखिए आप, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसमें फर्स्ट पॉइंट अपन इस बात को सिद्ध करके लिख रहे हैं कि हमने जो बात सिद्ध करी है क्या, कि तीनों स्थितियों के लिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है। हमने इसको कहा समीकरण 1, 2 व 3 से अपने को प्राप्त है E1 बराबर EB बराबर EC बराबर होगा कितना, mgh। अर्थात तीनों ही स्थितियों पर वस्तु की कुल ऊर्जा का मान आपको नियत प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। हमने यह तीनों स्थितियों में देखा कि मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर संपूर्ण ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है नियत बना रहता है। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान देंगे तो हमने इस बात को यहां नोट किया, सुनना मेरी बात को ध्यान से। यदि आप टॉप पर बात करते हो, बिल्कुल सर्वोपरि ऊंचाई पर बात करते हो, तो आप देखते हो यहां केवल आपको स्थितिज ऊर्जा मिलती है U। लेकिन जब आप धरातल की बात करते हैं ना, तो यहां पर आपको मिलती कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा K मिलती है। जैसा कि आपने देखा यहां पर आपके पास स्थिर ऊर्जा तो शून्य हो गई थी, लेकिन गतिज ऊर्जा आपको प्राप्त हुई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सतह पर तो आपको जो ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा बनेगी गतिज ऊर्जा, लेकिन सतह से आप जब ऊंचाई बढ़ा देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जिसको हमने अभी हमने केस नंबर 1 के रूप में स्थिति A पर पढ़ा भी था। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं जिसके आधार पर भी आप इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। चलिए देखिए मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं जो आपको तीनों ही कंडीशन को समझाता है। यहाँ पे हमने एक अक्ष पर तो लिया ऊर्जा को, ये तो अपने पास से ऊंचाई जिसको मैंने एक्स अक्ष पे ले लिया, ठीक है, और वाई अक्ष पे मैंने ले लिया आपको ऊर्जा को, ऊर्जा मतलब कुल ऊर्जा के रूप में, ठीक है स्टूडेंट्स, कुल ऊर्जा के रूप में मैंने यहां पर पॉइंट लिया है।
अब देखिए दो कंडीशन मेरे पास क्या है, जैसे जैसे देखना, ध्यान से देखना, हम कहते आ रहे थे जैसे जैसे आपने वस्तु को ऊपर फेंका आपके पास वस्तु की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा घटती जा रही है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, जब आप वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब आप जानते हैं वस्तु को अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी तो वहां उसका वेग क्या होगा, कम होगा। वेग कम होने का मतलब हो गया ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का मान घटना। तो हमने कहा कि जैसे जैसे हमने ये वस्तु को ऊपर की ओर फेंका तो वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर जाती है, जहां उसमें जो ऊर्जा विद्यमान रहेगी वो ऊर्जा कौन सी है, इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। मतलब कि ये ब्लैक लाइन जो मैंने आपको बनाई है यहां पर, वो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आपने कहा कि इस वस्तु को यदि हम नीचे गिराते हैं तो क्या होगा, नीचे गिराते हैं तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा का मान इसका बढ़ेगा। इस तरह से देखो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ आपको इस तरह से प्राप्त होगा। ये तो आपके पास है गतिज ऊर्जा के लिए ग्राफ और ये आपके पास है स्थितिज ऊर्जा के लिए ग्राफ। देखो सुनना, ग्राफ का यदि आप अवलोकन करते हैं पूरी तरह से तो देखो उधर ये मूल बिंदु 0 हो गया। जैसे जैसे आप ऊर्जा स्थिति बढ़ाई, दूरी बढ़ाई, आपने देखो ऊंचाई बढ़ाई, तो ऊंचाई बढ़ाने पर स्थिति ये बनती है, मतलब कि बढ़ रही है, जबकि गतिज ऊर्जा का वक्त नीचे आ रहा है, मतलब कि गतिज ऊर्जा घट रही है। इस बिंदु की बात करते हो ना, इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग बराबर है, दोनों बराबर मात्रा में। इसके बाद आपने दूरी और बढ़ाई तो गतिज ऊर्जा और कम हो रही है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा उतने ही रूप से बढ़ रही है। ये जो मैंने ऊपर रेखा आपको खींची है, ये रेखा जो बनी है, ये दर्शाती है कि E बराबर K प्लस U बराबर क्या होगा, कांस्टेंट बनेगा। अर्थात वस्तु की कुल ऊर्जा का जो मान रहेगा, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु की जो कुल ऊर्जा रहेगी वो आपके पास नियत रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आज आपको अपनी इस वीडियो में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, उसका उपयोग क्या है और उससे संबंधित एक बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जो अन्य दृष्टि से भी और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट बनता है। स्टूडेंट्स, वीडियो को आप पूरा देखें और अपनी कॉपी में इन पॉइंटों को नोट भी कीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।